हे गाइस, नमस्कार आप सभी को, आपके अपने मिथिलेश की तरफ से। और आप देख रहे हैं कंपटीशनपुर। जी हाँ, कहते हैं ना कि हम कंपटीशनपुर के वासी हैं और मिथिलेश है मेरा नाम। आ गया हूँ आपके लिए लेकर वही बहुत ही प्यारा सा एक कविता है, एक पोएम है, पोएट्री सेक्शन जो 12th क्लास है उसमें पहला ही चैप्टर है और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। अब स्वीटेस्ट लव के बारे में आपके मन में कुछ ज़्यादा ही ख्याल आ रहा होगा, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है भैया, क्योंकि यहाँ जॉन डॉन ने इसे कंपोज किया है। किसने किया है? तो जॉन डॉन ने कंपोज किया है। हम आपका एक बार फिर से स्वागत करते हुए चलते हैं चैप्टर की तरफ। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा ना तो काम आपका बन जाएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और हो सकता है इस बार ये आए भी। तो देखिए, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जॉन डोने। यानी जॉन डॉन वॉज अ मेटाफिजिकल पोएट। जॉन डॉन वॉज अ मेटाफिजिकल पोएट का मतलब होता है आध्यात्मिक। आध्यात्मिक क्या होता है? आध्यात्मिक। यानी कि जॉन डॉन वॉज अ मेटाफिजिकल पोएट born in London into a prosperous Roman Catholic family when England was anti-Catholic। मतलब ये है कि जो जॉन डॉन थे वो एक आध्यात्मिक कवि थे और वो नेचर पर ज़्यादा लिखते थे। वो जो है डेथ वगैरह पर ज़्यादा लिखते थे। आपको मैं बताना चाहूँगा कि एल्गीज जो कि शोक गीत होता है उसको भी लिखने का काम ये करते थे, यानी कि नेचर के बहुत ही करीब थे। अब एक चीज़ और यहाँ पर कहा गया कि इनका जन्म जो है लंदन में हुआ था और एक प्रोस्पेरस का बहुत ही प्यारा सा मतलब होता है धनी मनी। धनी मनी, यहाँ पे हनी की बात हम नहीं करेंगे क्योंकि धनी मनी व्यक्ति थे और वेल्दी व्यक्ति थे, इनके पास बहुत सारे पैसे थे। ठीक है, यानी प्रोस्पेरस फैमिली का मतलब यही होता है। और रोमन कैथोलिक फैमिली, यानी कि रोमन कैथोलिक की बात करी जाए तो ये एक क्या है? धर्म है। ठीक है, क्या है? धर्म है। तो रोमन कैथोलिक फैमिली से ये आते थे। और दुख की बात ये थी भैया कि ये जो थे ना, उस समय इंग्लैंड पूरा एंटी कैथोलिक हुआ करता था। हाँ, अब एंटी कैथोलिक का मतलब तो आप जानते ही हैं भैया कि एंटी वायरस, पता नहीं क्या क्या चीज़ें होती है। एंटी वायरस आप डलवाते हैं कंप्यूटर की रक्षा करने के लिए, लेकिन वहाँ के जो लोग थे ना एकदम इसके विरोध में थे। यानी कि कैथोलिक धर्म जो होता है ना उसके वो लोग विरोध थे। अब विरोध थे तो भैया थे, अब हम क्या कर सकते हैं। उस समय, ये उस समय की बातें थी कि उस समय जो है इंग्लैंड वॉज एंटी कैथोलिक। अब इतना तो समझ में आ गया होगा कि जॉन डॉन जो थे एक मेटाफिजिकल पोएट थे, आध्यात्मिक कवि थे और जिनका जन्म जो है लंदन में हुआ था। और यह एक धनी मनी परिवार में, रोमन कैथोलिक जो धर्म है उसमें इनका जन्म हुआ था। जब उस समय जब इंग्लैंड के जो लोग थे वो इसके विरुद्ध थे, इस धर्म के विरुद्ध थे। अब डोने वॉज फोर्स्ड टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट अ डिग्री। देखिए, मैं समरी नहीं लिखवा रहा हूँ बल्कि आपको एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ। सबसे पहले अबाउट ऑथर बता रहा हूँ, ऑथर के बारे में आपको बता दे रहा हूँ कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के जो राइटर हैं, लेखक हैं, कवि हैं, उनका नाम जॉन डॉन है। और वो कैसे परिवार से आते थे, उनका जन्म कहाँ हुआ था, ये सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे दूसरा पॉइंट मैं बता रहा हूँ कि डॉन वॉज फोर्स्ड टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट अ डिग्री बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन। रिलीजन मतलब धर्म होता है, आप जानते ही हैं। जो जॉन डॉन थे उन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ज़बरदस्ती, यानी कि बलपूर्वक, फोर्स्ड मतलब क्या होता है? बलपूर्वक। क्या होता है? बलपूर्वक, आप लिख भी सकते हैं। बलपूर्वक जो है उन्हें निकाल दिया गया था
बिना डिग्री दिए हुए, विदाउट अ डिग्री। देख रहे हैं ना, डॉन वॉज फोर्स टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट अ डिग्री, यानी कि बिना डिग्री दिए हुए उन्हें निकाल दिया गया था। बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन, और इसका कारण क्या बना, उनका धर्म बना। अब एक बात मैं आपको बताऊंगा कि जो भारत की पहले स्थिति थी, जो दलितों के साथ जो व्यवहार हुआ करता था पहले, बहुत ही भीमराव अंबेडकर साहब को, जो संविधान निर्माता हैं, जो कि संविधान के जनक कहे जाते हैं, उनको कितना कठिन परिश्रम करना पड़ा था। उनको उस समय इतने विद्वान व्यक्ति को और अपने लोगों के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ने का काम किया था, और जब उन्हें संविधान लिखने की जब जिम्मेदारी देखी गई तो किसी के लिए बैर अपने मन में नहीं रखकर सबके लिए संविधान में एकदम एक विश्व का सबसे महान संविधान लिखने का उन्होंने काम किया था। उसी प्रकार से जो है इनको उस समय इंग्लैंड जो था, तो यहाँ के लोग भी जो थे वो क्या थे, उन लोगों को बड़ा हीन दृष्टि से देखते थे, तरह तरह के बातें करते थे, उनके साथ खाना नहीं खाते थे, उनका छुआ हुआ खाना नहीं खाते थे, उनको दूर रखते थे, पानी भी दूर से पिलाया जाता था। इस तरह की सारी चर्चाएं थी, और जो बातें थी वो सच्चाई भी है कि मंत्रोच्चारण कर दिया तो किसी का जीभ काटने का भी काम किया गया। ये सारी जो परंपराएं थी, जो मतलब पाखंड था, ये भारत में धड़ल्ले से चल रहा था। तो मैं इसलिए इस बात को आपको याद दिलवाया कि इससे आप समझ सकते हैं कि जो भारत में पहले उनकी स्थिति थी, उसी प्रकार की स्थिति उन लोगों की थी। तभी तो बिना डिग्री दिए हुए बलपूर्वक उसे निकाल दिया कि ना तो भाई एंटी कैथोलिक धर्म के हो, तुमको नहीं दिया जाएगा डिग्री, तुम हमारे साथ नहीं रह सकते हो। इस तरह की दिस दैट वॉट एवर बहुत सारी बातें थी। अब देखिए, एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जॉन डोन वॉज ब्रीफली सेंट टू प्रिजन फॉर सीक्रेटली मैरिंग हिज पैट्रन्स नीस ऑन मोर। अब देखिए, यहाँ पर जॉन डोन जो थे, उन्हें कुछ समय के लिए जेल भी जाना पड़ा था। अब कुछ समय के लिए क्यों जेल जाना पड़ सकता है, आप समझ सकते हैं। यहाँ पर मैंने बताया कि फॉर सेक्रेटली मैरिंग हिज पैट्रन्स नीस ऑन मोर। अब यहाँ पर जो है, ये देखिए क्या होता है, पैट्रन्स जो पैट्रन्स है, नीस यानी कि उनके जो आश्रयदाता थे, वो जिनके मकान में रहते थे, जिसने अपना मकान रहने के लिए उनको दिया था जो कमरा, उन्हीं के जो भतीजी थी ना, उससे इनको प्यार हो गया। और जब प्यार होता है भैया, तो प्यार तो अंधा होता है, वो क्या जानता है कि क्या होगा नहीं होगा आगे, है ना। तो वहां पे जो है कह सकते हैं कि हाइपोथैलेमस उनका जग गया होगा, और उसके बाद अनमोर जो थी उनसे इनको प्यार हो गया, और ये सीक्रेटली यानी कि चुपके चुपके इन्होंने शादी कर लिया था। और चुपके चुपके शादी कर लिया था, तो आप समझ सकते हैं कि शादी करना भैया कोई गुनाह बात नहीं है, लेकिन चुपके से आपने शादी किया है तो आपको तो आज भी भुगतना ही पड़ता है। तो यहाँ पर जो है सीक्रेटली मैरिंग यानी कि चुपके चुपके उन्होंने अनमोल से शादी कर लिया था, जो कि इनके आश्रयदाता जो थे, उनकी वो भतीजी थी। तो इसलिए इन्हें जेल जाना पड़ा। बट जेल जाने से अब मान लेते हैं कि हम और आप राजी, तो क्या करेगा काजी वाली बात थी यहाँ पर। अनमोर और ये जो जॉन डोन थे, वो एक दूसरे से राजी थे और उन्होंने विवाह अपने सहमति से किया था, दोनों बालिग थे। तो ऑब्वियस है कि इस शादी को जो है मान्यता मिलनी ही थी। तो और फिर मान्यता भी मिल गई और जो है इन्हें जेल से बाहर निकाल लिया गया, लेकिन कुछ समय के लिए इन्हें जेल जाना पड़ा था। तो ये है जॉन डोन। तो चलते हैं कुछ आगे जानकारी देते हैं इनके बारे में, जॉन डोन के बारे में। डॉन इज वेल नोन फॉर हिज सॉन्ग्स एंड सोनेट्स। तो देखिए, ये जॉन डोन जो थे वो प्रसिद्ध थे किस चीज़ के लिए, तो सॉन्ग्स के लिए, यानी कि गाने के रूप में वो लिखा करते थे कविता। एंड सोनेट्स, अब सोनेट्स का मतलब मैं आपको बताऊंगा। देखिए, ये सोनेट्स जो है, सोनेट्स उसको कहते हैं 14 लाइन की कविता। 14 लाइन की जो
कविता होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वल टू सोनेट्स। क्या हो गया, सोनेट्स। ठीक है, तो सोनेट्स जो सॉन्ग्स तो आप जानते ही हैं, समझ ही रहे हैं। सोनेट्स की अगर बात करी जाए तो 14 लाइन की कविता, और सटायर का मतलब जानते ही हैं कि प्रहसन, किसी का नहीं ऐसे चुटकुल्ला कह दिया जाता है, किसी के बारे में कुछ बोल दिया जाता है हंसने के लिए, तो वो प्रहसन हो गया। एंड द एल्गीज, एल्गीज का मतलब होता है शोक गीत, ये शोक गीत भी लिखा करते थे। एंड सरमन्स यानी प्रवचन की बात करी जाए तो ये प्रवचन लिखा करते थे। समझ में आ रही है बात है। तो ये आपका जो है ऑथर अबाउट मैंने बताया। अब ये जो कविता है किस थीम पर लिखा गया है, तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ थीम ऑफ पोएम क्या है। तो चलिए आगे हम चलते हैं, आपको बताते हैं थीम ऑफ द चैप्टर। थीम ऑफ द चैप्टर क्या था? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो वॉज रिटन बाई जॉन डॉन फॉर हिज वाइफ ऑन मोर। इसमें जो है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में ये जो है वो लिखते हैं जॉन डॉन अपने पत्नी के लिए, अपने वाइफ ऑन मोर के लिए लिखते हैं, जो उनकी पत्नी तो बाद में बनी लेकिन पहले बिलोवेड थी, प्रेमिका थी, जिसके कारण इन्हें जेल जाना पड़ा था। आप लोगों ने पढ़ा ही कि जिसके कारण इन्हें जेल जाना पड़ा था, चुपके चुपके इन्होंने अपने पैट्रन्स जो नीस है, वो भतीजी पैट्रन्स के आश्रयदाता की जो भतीजी थी उससे शादी कर लिए थे, इसलिए जेल जाना पड़ा था। तो अब इनकी पत्नी बन गई है, तो अब बिलवेड के लिए लिखें या फिर अपने मतलब समझ लीजिए पत्नी के लिए ही। तो इन द पोएम, इस कविता में डॉन इज प्रिपेयरिंग टू गो ऑन अ जर्नी, कहीं जाने की, किसी यात्रा पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। और उसी समय कोई भी घर से, जैसे मान लेते हैं आप समझिए कि आप ही के घर से कोई जाता है या फिर कोई भी घर से जाता है, तो इंसान चिंतित तो हो ही जाता है कि कब पहुंचेंगे, क्या होगा, कब लौटेंगे भी कि नहीं लौटेंगे, बहुत सारी चीज़ें ऐसे होते रहती है। तो उसी प्रकार उनकी पत्नी, बट हिज वाइफ इज अफ्रेड ऑफ व्हाट विल हैपन टू हिम, और उनकी जो ये पत्नी अनमोल थी, चूँकि लव मैरिज हुआ था तो प्यार भी ज़्यादा करती थी, और ये जा रहे थे किसी यात्रा पर, तो वो डरी हुई थी। अफ्रेड का मतलब डरी हुई थी, और वो सोच रही थी कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सारी चीज़ें। देखिए यहाँ पर जर्नी, बट हिज वाइफ इज अफ्रेड मतलब डरी हुई, ऑफ व्हाट विल हैपन टू हिम ऑन द जर्नी एंड डज नॉट वांट हिम टू गो। देखिए वो पत्नी है तो निश्चित तौर पर जो है उस यात्रा पर जो है उनको जाने नहीं देना चाहती थी, और उसके मन में बहुत सारी बातें आ रही थी। तो हैपन टू हिम ऑन द जर्नी, एंड उस मतलब क्या होगा नहीं होगा उस यात्रा के बारे में ये सोच रही थी। एंड डज नॉट वांट हिम टू गो, और वो चाहती थी कि वो नहीं जाए उस यात्रा पर, वो नहीं जाए, और डरी सहमी थी कि फिर क्या होगा वहाँ, क्या हो जाएगा क्या नहीं होगा, फिर कैसे आएंगे, रास्ते में कुछ हो गया तो, बहुत सारी चीज़ें पत्नी के मन में चल रही थी। जॉन डॉन कन्विंसेस यानी कि समझा रहे थे। जॉन डॉन क्या कर रहे थे? अपने पत्नी को समझा रहे थे। देखिए यहाँ पे हर लिखा हुआ है कि दैट ही विल बी ऑल राइट, तुम चिंता मत करो प्रिय, कोई दिक्कत नहीं है, मैं जाऊंगा और तुरंत आ जाऊंगा, कि मुझे कुछ नहीं होगा, तुम डरो नहीं, चूँकि इस यात्रा पर मुझे जाना होगा और मैं जा रहा हूं, तो इसलिए तुम डरो नहीं, ज़्यादा डरो मत। यहाँ पे हो गया कि दैट ही विल बी ऑल राइट, कि सब कुछ ठीक होगा, सब कुछ अच्छा होगा, तुम टेंशन मत लो। यानी कि सिंपल सी बात है कि उनकी पत्नी जो अनमोल थी वो डरी हुई थी, जो यात्रा करने जा रहे थे वो यात्रा पर जाने नहीं देना चाहती थी, तो उसे समझा रहे हैं, अच्छे से बता रहे हैं कि देखो भाई घबराओ मत, मैं जा रहा हूँ लेकिन जल्दी लौट आऊँगा, सब कुछ अच्छा होगा, मुझे कुछ नहीं होगा, तुम परेशान मत हो, ठीक है। तो अब आगे जब मैं पोएम बता रहा हूँ आपको, तो आपको बेसिक समझ में आएगा और अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि ये पोएम में क्या कुछ चल रहा है। तो ये जो था थीम था। अब मैं आपको फर्स्ट स्टेंजा जो है
जो पोएम है आप देख लीजिएगा, अपना बुक ले लीजिएगा या फिर मैं लिख दिया हूँ, इस पे आप देख सकते हैं और इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वियरनेस ऑफ दी। देखिए ये पुरानी ओल्ड इंग्लिश है और ओल्ड इंग्लिश में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको समझ में मैं बता रहा हूँ। जैसे गो है तो गो मतलब जाना होता है, तो उस समय लिखा जाता था GOE, लेकिन अब लिखा जाता है GO, ठीक है ना। तो स्वीटेस्ट लव, मेरे प्रियतमा, आई डू नॉट गो फॉर वियरनेस ऑफ दी नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो। इसका मतलब होता है कि देखो प्रियतमा, जो भी अपनी भाषा में कह सकते हैं कि प्रिय कोई कहता है, कोई जान कहता है, कोई प्राण कहता है, आप तो जानते ही हैं जी। और आजकल तो बहुत सारे लोग कहते हैं, जो लड़कियां होती हैं वो कहती है बेबी, यानी हस्बैंड को भी आजकल बेबी कहा जाता है, तो ये बात तो आप जानते ही हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर, लेकिन कम टू द पॉइंट, जानू बानू पता नहीं क्या क्या लोग बोलते हैं। तो उसी तरह से स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वियरनेस ऑफ दी, यानी वो कहते हैं कि देखो प्रियतम, प्रिय, मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि मैं तुमसे ऊब गया हूँ या थक गया हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। और ना ही मैं इस होप में, इस आशा में जा रहा हूँ कि ये दुनिया तुमसे ज़्यादा मुझे प्यार देगी, ऐसा भी नहीं है। देखिएगा ये लाइन बहुत ही खूबसूरत है ना, एकदम से आप समझिएगा तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वियरनेस ऑफ दी नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो अ फिटर लव फॉर मी। मैं इसलिए नहीं जा रहा हूं कि मैं तुमसे थक गया हूं, और इसलिए भी नहीं जा रहा हूं कि, और इस आशा में भी नहीं जा रहा हूं कि दुनिया मुझे तुमसे ज़्यादा प्यार देगी, अ फिटर लव फॉर मी, बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट इज बेस्ट टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट। देखो तुम ये सोचकर डर रही हो कि पता नहीं हम जाएंगे तो क्या हो जाएगा। यहाँ पे हम नहीं बल्कि कवि का कहना है कि मैं जाऊंगा तो ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ हो जाएगा। अगर मौत लिखा हुआ होगा ना, मौत अगर नसीब में लिखी हुई है तो निश्चित तौर पे मौत तो ये टाला नहीं जा सकता है। मृत्यु एक सत्य है और उसको टाला नहीं जा सकता है। अगर मौत आना होगा तो अभी आ जाएगा, उसको कोई टाल ही नहीं सकता है। ये तुम जो आहें भरती हो ना, वो भी, तुम्हारे आंसू जो है वो भी हमें ये बचा नहीं पाएगी। तो इसलिए तुम देखो, समझो मेरी बातों को कि अगर एक दिन मरना ही है तो क्यों ना हम इन चीज़ को एकदम टीज बेस्ट, मतलब खुद से, मतलब अच्छे तरीके से इस चीज़ का वर्णन करूं, इस मृत्यु को वर्णन करूं, टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट, और इसे खुशी पूर्वक जो है इसको ग्रहण करूं। यानी कि अगर मृत्यु किसी की आती है तो निश्चित तौर पे वो सोचता है कि अभी और जिंदा रहे, अभी और जिंदा रहे। खाट पर सोए रहेगा कोई भी व्यक्ति, लेकिन मानव नेचर है कि वो सोचता है कि देखो भाई अभी हम जिंदा रहते, कुछ दिन और जी लेते। इस तरह से बातें चलते रहती है मरने वाले के मन में भी। तो वे कहते हैं कि देखो मृत्यु एक सत्य है और अगर आना भी है उसको तो मैं निश्चित तौर पे उसे खुशी पूर्वक वर्ण करूंगा, ग्रहण करूंगा। 10 बाई फेंड डेथ्स टू डाई, और जिस दिन मौत आना होगा वो तो आ ही जाएगा, इसलिए उस मौत का हम स्वागत करेंगे। ठीक है, तो ये था फर्स्ट स्टेंजा, और फर्स्ट स्टेंजा के बारे में आप लोगों को मैंने बता दिया। एक्सप्लेनेशन अच्छे तरीके से आप समझिए, क्योंकि ये 2 लाइन दे देगा और बोलेगा कि इसे एक्सप्लेन कीजिए, ये 2 लाइन दे देगा बोलेगा एक्सप्लेन कीजिए, ये लाइन दे देगा बोलेगा एक्सप्लेन कीजिए। तो अच्छे से आप जो है, जो मैं समझा रहा हूं उसे समझे रहिएगा, तो निश्चित तौर पे एग्जाम में अच्छे तरीके से आप लिख दीजिएगा, आपको टेंशन नहीं होगी। बहरहाल हम चलते हैं अगले स्टेंजा के तरफ, यानी कि सेकंड स्टेंजा के तरफ। तो दोस्तों सेकंड स्टेंजा कुछ इस तरह से है कि एस्टर नाइट द सन, ये पुरानी इंग्लिश है, ओल्ड इंग्लिश है, ये ऐसे लिखा हुआ है, ये सन है, आज का सन है वो।
तो एस्टर नाइट द सन वेंट हेंस एंड इट इज हियर टुडे। कह रहा है कि ये जो पिछली रात्रि जो है एस्टर नाइट, पिछली रात्रि द सन वेंट हेंस, यानी कि वो जो है सूरज जो है चला गया था, यानी कि सूरज डूब गया, और हेंस अभी, एंड इट इज हियर टुडे, और सूर्य जो है आज यहाँ है। यानी कि आप जानते हैं कि सूर्य रात में यानी कि डूब जाता है शाम में और फिर सुबह आ जाता है। तो बड़ा ही मतलब मार्मिक बात ये बोल रहे हैं जॉन डोन साहब अपने प्रियतमा से, अपनी उस पत्नी से, और समझा रहे हैं। कितने खूबसूरत तरीके से समझा रहे हैं, देखिएगा। वे कहते हैं कि पिछली रात्रि जो है सूरज से चला गया था और आज यहाँ पर वो आ गया है। ही हैज, यहाँ हैथ लिखा हुआ है लेकिन आज का हैज है ये, तो ही हैज नो डिजायर नॉर सेंस। कहने का मतलब है कि उसके पास तो कोई डिजायर न है और न ही सेंस है। वो उसके पास कोई इच्छा नहीं है, उसके पास कोई फीलिंग नहीं है, उसके पास कोई सेंस नहीं है, फिर भी वो गया और आज आ गया। वो अपना रूटीन वर्क कर रहा है। सूर्य जो है अपना रूटीन वर्क कर रहा है, उसके पास न डिजायर है और न ही कोई सेंस है, वो अपना रूटीन वर्क कर रहा है। और यहाँ पर कहते हैं कि नॉर हाफ सो शॉर्ट वे, यानी कि उसका तो एक छोटा सा रास्ता है, उसका भी एक छोटा सा रास्ता है कि आज डूब गया फिर सुबह में निकल गया, इस तरह से चीजें हैं। देन फियर नॉट मी बट बिलीव दैट आई शैल मेक ए स्पीडियर जर्नी सिंस आई टेक मोर विंग्स एंड सप्रेस देन ही। अब देखिए कह रहे हैं कि देखो भाई, देखो प्रिय, देखो जाने मन, ये कवि कहते हैं कि देखो सूर्य जो है, सूर्य के पास कोई इच्छा नहीं है, कोई सेंस नहीं है, फिर भी वो गया और फिर आज यहाँ है। इसका मतलब है कि वो अपना रूटीन वर्क कर रहा है, लेकिन मेरे पास तो ये है कि हमको तुमसे प्यार है और मुझे तुम्हारे पास आना ही होगा। इसलिए ये सब चिंता उनता मत करो, मेरे पास तो इच्छा है, डिजायर भी है कि मैं जो जर्नी पर, जिस जर्नी पर जा रहा हूँ, उस जर्नी से फिर मुझे वापस आना है और तुम्हारे पास ही आना है। तो कोई भी जब कोई बाहर जाता है तो निश्चित तौर पे उसकी पत्नी की जो आंखें हैं वो भर आती है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि कितना लगाव होता है। तो वो जा रहे हैं, तो उसी प्रकार से उनकी जो पत्नी अनमोल है, चाहे उनकी प्रेमिका जो है, वो सैड हो गई है, आंखों से आंसू छलका रही है और कह रही है कि आप मत जाइए। लेकिन उसे वो कन्विंस कर रहे हैं, उन्हें वो समझा रहे हैं कि देखो प्रिय, तुम ऐसा मत करो, तुम सोचो ना, अरे जरा सोचो तो सही कि इस सूरज के पास तो कोई इच्छा भी नहीं है। वो कल था यहाँ पे, कल गया था और आज सुबह वो निकल कर आ गया, कोई इच्छा नहीं है, लेकिन वो यहाँ पर आ सकता है। तो मुझे तो तुम्हारे पास ही आना है, जाना कहाँ है। और शुरू में उन्होंने कहा भी था कि मैं इसलिए तुम्हें छोड़कर नहीं जा रहा हूँ, कि इस यात्रा पर इसलिए भी नहीं जा रहा हूँ कि मैं तुमसे थक गया हूँ, मुझे तुमसे दूर जाना है। ये भी तो आशा नहीं है कि मैं दूर जाऊंगा तो ये दुनिया मुझे बहुत ज़्यादा प्यार देगी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तुम्हें ही चाहता हूँ, तुम्ही के पास, तुम्हारे ही पास रहना चाहता हूँ, लेकिन ये यात्रा जो है मुझे करनी ही होगी। इसलिए तुम चिंता मत करो प्रिय, मैं जाऊंगा और तुरंत आ जाऊंगा। और यहाँ पे कहते हैं, देखिए क्या, कि देन फियर नॉट मी, और इसलिए तुम डरो नहीं, बट बिलीव दैट आई शैल मेक स्पीडियर जर्नीज सिंस आई टेक। और मेरा तुम मुझ पर विश्वास करो, बिलीव करो कि मेरी जो यात्रा होगी ना, उस सूर्य से भी तेज होगी, स्पीडियर होगी। देखिए यहाँ पे, जर्नीज सिंस आई टेक मोर विंग्स एंड सप्रेस देन ही। और मेरी जो यात्रा होगी उस सूर्य से भी तेज होगी। इसलिए तुम चिंता मत करो, एकदम चिंता करने की जरूरत नहीं है। आगे देखिए क्या कहते हैं जॉन डोन अपनी अनमोल से, यानी कि अपनी पत्नी से। दोस्तों अगला जो स्टेंजा है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मजा आने वाला है। देखिए यहाँ पे कहता है कि हाउ फीवेबल इज मैंस पावर
that if good fortune fall cannot add another hour nor a lost hour's recall। अब देखिए जॉन डोन साहब कितना ये बहुत ही खूबसूरत है ना, बहुत ही मस्त पोएम है। कहते हैं कि हाउ फीबल इज मैन्स पावर, मनुष्य की शक्ति कितना कमजोर है। लोग तो यहाँ पे कहता है या थोड़ा सा बन गया कुछ, तो कहता है पैसा हो गया, या किसी का थोड़ा बहुत किसी से बेईमानी करके ज़्यादा पैसा रख लिया तो अपने आप को सबसे बड़ा शक्तिशाली इंसान समझता है। लेकिन यहाँ पर जॉन डोन साहब कहते हैं कि देखो प्रिय, एक बात बताओ कि मनुष्य की जो शक्ति है वो कितनी कमज़ोर है कि अगर ये जो अच्छा समय है वो थोड़ा सा जा रहा है, वो गिर रहा है, तो एक भी कोई एक क्षण भी उसमें जोड़ नहीं सकता है। अनदर आवर, और भी आवर नहीं होता है कि जैसे मान लेते हैं कि ये दिन, कोई कहता है नहीं कि अरे हमारा बचपन का दिन आ जाता तो कितना मज़ा आता। कोई अपने कॉलेज लाइफ की बात कहता है, या हाँ कॉलेज में थे तो कितना मस्त, हाँ आप तो समझ ही रहे होंगे। उसके बाद ये कोई स्कूल लाइफ के बारे में कहता है कि स्कूल लाइफ फिर से आ जाता। लेकिन जो समय चला जाता है वो कभी आता है? कभी नहीं आता है। इसलिए समय के साथ हमें चलना सीखना होगा। तो यहाँ पर जो है कहते हैं वो जॉन डोन साहब कि देखो मनुष्य की शक्ति कितना कमजोर है कि अगर हमारा खराब दिन आ जाता है ना तो एक पल भी उसे कोई जोड़ नहीं सकता है, उसे हटा नहीं सकता है। नॉर लॉस्ट आवर्स रिकॉल, और न ही वो बीते हुए पल को, जो अच्छे दिन थे हमारे, वो बुला सकता है, और न ही खराब दिन को कोई टाल सकता है। तो फिर रोना क्या, ये आहें क्यों भरना। बट कम बैड चांस एंड वी ज्वाइन टू इट आवर स्ट्रेंथ, और खराब दिन आ भी जाता है तो जब हम उसे बदल ही नहीं सकते हैं तो उसका सामना करें, उसको ज्वाइन करें, क्योंकि दुख और सुख तो उन ऋतुओं के तरह है पार्थ, उनमें क्या रखा है, ये तो आते जाते रहते हैं, कभी दुख तो कभी सुख, तो कभी सुख तो कभी दुख। कभी राजा को एकदम से भिखारी बनते भी इंसान देखता है। आप लोग देखे होंगे कभी कभी गांव आसपास में, देखिएगा एक बहुत बड़ा धनी व्यक्ति था, वो एकदम से वो आज भिखारी बन गया है, और जो भिखारी था वो राजा बन गया। ऐसा होते रहता है। गीता में तो भगवान श्री कृष्ण ने कह भी दिया है कि क्या लाए थे और क्या पाओगे, किस लिए रो रहे हो, तो शोक किसी चीज का मत कीजिए। तो यहाँ पर वही समझा रहे हैं अपनी भाषा में, वो कह रहे हैं कि देखो जी मनुष्य की शक्ति बहुत ही कमज़ोर है। अगर वो चला जाता है, खराब दिन आना होगा तो वो आ जाएगा, उसको ज्वाइन करो, रो मत। ये हम जा रहे हैं तो तुम ये मत समझो कि हम तुम्हें छोड़ कर जा रहे हैं। बट कम, अगर चांस, अब देखो बैड चांस अगर आ गया, मुझे कहीं मरना होगा या कुछ मुझे होना होगा, तो वो तुम्हारे कुछ होने वाला नहीं है, तुम रोक नहीं सकती हो। यहाँ भी रहेंगे तो वो चीज़ें हो जाएगा। एंड बी ज्वाइन टू इट आवर स्ट्रेंथ, और उसको हमें जो अपनी जो स्ट्रेंथ है हमारा यही है कि उसमें हम उसको ज्वाइन कर लें और उसको अच्छे तरीके से। एंड बी टीच इट आर्ट एंड लेंथ, और उससे कुछ सीखें, यही हमारी मजबूती होगी स्ट्रेंथ, कि उसको ज्वाइन कर लें, उस खराब दिन को भी अच्छे तरीके से जाने समझें। इट सेल्फ और अस टू एडवांस, और ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। और भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, आप जानते ही हैं कि सुख दुख ऋतुओं की तरह आते जाते रहते हैं, कभी सुबह होगा तो शाम निश्चित है होना ही है, तो इसलिए उसको ज्वाइन कर लेते हैं उस खराब दिन को भी। इसलिए तुम ये आहें मत भरो, ये जो आहें भरती हो ना तो अच्छा नहीं लगता है। ऐसा कुछ करके वो अपने पत्नी अनमोल या प्रेमिका को समझा रहे हैं, क्योंकि वो बाद में पत्नी बनी थी, पहले तो प्रेमिका ही थी। चलिए अगले स्टेंजा के तरफ चलते हैं, वो क्या कहते हैं। बहुत ही खूबसूरत है ये पोयम, इसे आप एक बार अच्छे तरीके से सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ये कितना बार, ओ हाउ फीबल इज मैन्स पावर, ये कितना बार ये लाइन दे देता है और इसके बारे में पूछता है कि किस पोयम से लिया गया है, किसने लिखी है, ये सारी चीज़ें। तो आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं अच्छे तरीके से। ये VVI है, तो 12th क्लास वाले आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। अब चलते हैं अगले स्टेंजा की तरफ। तो दोस्तों अगला स्टेंजा है कुछ इस तरीके से कि वेन दाउ साइस्ट नॉट वाइन, यानी कि यहाँ पे जो ये साइस्ट होता है, ये साई का मतलब होता है रोना, आहें भरना। कहते हैं कि वेन दो दाउ साइस्ट नॉट वाइन बट साइस्ट माई सोल अवे, जब तुम ये आहें भरती हो ना, आहा, जब तुम ये आहें भरती हो ना,
तो ऐसा लगता है मानो मैं बहुत दुखी हो जाता हूँ और मतलब मेरी आत्मा जो है ना वो मुझसे दूर चली जाती है, क्योंकि तुम ही तो मेरी आत्मा हो। और जब तुम ये आहें भरती हो, और आप देखिएगा कि लड़कियों की एक आदत होती है, औरतों की एक आदत होती है कि आपको वो कमज़ोर बनाएगी। अब आप कहीं जा रहे हैं भैया और वो एकदम आहें भरने लगी, ले लोटा, हो गया काम। अब बताइए कि अब कहीं जा रहा है बेचारा, वो यात्रा करने, ये जॉन डोन साहब जा रहे हैं और वो अब आहें भर रही है, तो भाई अब कोई भी आहें भरेगा तो ममता तो होगा ही ना जी, अच्छा तो लगेगा नहीं ना जी। तो अब कहने का मतलब है कि वो कहते हैं कि देखो भाई, जब तुम ये आहें भर रही हो, ये विलाप कर रही हो, तो मेरी जो आत्मा है ना मुझसे दूर जा रही है। और लगता ऐसा है कि मानो कि व्हेन दाउ वीप्स्ट अनकाइंडली काइंड माय लाइफ्स ब्लड डॉथ डीके। देखो वैसे भी तुम कहती हो, जब भी कहती हो कि तुम मुझसे प्यार करती हो, और जब भी तुम रोने लगती हो, उदास होती हो, तो मेरा जो है ये मेरा लाइफ, मेरा जो जीवन है उसका जो रक्त संचार है वो बर्बाद होने लगता है, वो समझो कि बेकार होने लगता है और कहीं मन ही नहीं लगता है। लगता है कि शरीर में बेचैनी सी हो गई है, और बेचैनी से होने लगी, बहुत सारे गाने आपने तो सुना ही होगा। तो जॉन डोन साहब भी अपने पत्नी को समझाते हैं, देखो जी, इट कैन नॉट बी, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। वैसे तो तुम कहती हो कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मत पूछिए, आपके बिना तो रह ही नहीं सकती हूँ। और जब ये सारी चीज़ें कहती हो रे भैया, और मेरा जो जीवन ये जो बर्बाद होते रहा है, जब तुम रोने लग रही हो तो लग रहा है कि मेरी आत्मा मुझसे दूर जा रही है, तो इस तरीके से सोचा जाए तो वो जो मेरे अच्छे दिन थे, मेरे अच्छे पल थे, मेरे खूबसूरत पल थे, जिसको कहते हैं वो पल मुझे याद आएंगे, याद तो आएंगे ही भैया। तो यहाँ पर तो मेरे अच्छे दिन जो हैं वो तुम्हारे पास ही हैं। तो इसलिए ऐसा मत करो प्रिय, ऐसा मत करो, ऐसा करोगी तो मैं जी नहीं पाऊंगा। बहुत सारी चीजें अपना समझाते होंगे। That thou lovest me as thou sayest, if in thin my life thou best। और मेरे अच्छे दिन अगर समझो तो मेरे अच्छे दिन तो तुम्हारे ही पास हैं। इस तरीके से देखा जाए तो thou art the best of me, और तुम मुझे अच्छे तरीके से समझो, और मेरा तो सारा जीवन तुम्हारे पास ही है। तो इसलिए ये आहें मत भरो। और अगले स्टेंजा तो और रोचक है, वो कहते हैं, अच्छा बताइए, अब कोई जा रहा है, कोई रोने लगे, आंसू बहाने लगे, तो ऐसा फील होता है ना, ऐसा नहीं फील होना चाहिए। वो लोग कमजोर बना, अपने आंसुओं के जाल में ही फंसा लेते हैं लोग, और इस आंसू के चक्कर में कितने अच्छे अच्छे लोग बर्बाद भी हुए हैं। और जॉन डोन उनको समझा रहे हैं, लेकिन प्रिय हैं तो अपना समझा रहे हैं भाई कि देखो भाई शांत रहो, मैं देखता हूं। और अगला स्टेंजा जो है और मजेदार है, आप देखिए उसमें क्या कहते हैं। दोस्तों अगला स्टेंजा है और ये लास्ट स्टेंजा है, थोड़ा गौर से देखिएगा। यहां पे वे कहते हैं, जॉन डोन साहब कहते हैं कि लेट नॉट दाई डिवाइनिंग हर्ट फॉर थिंक मी एनी इल। देखो इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, इतना कुछ ज़्यादा मतलब डिवाइनिंग हर्ट को मतलब दुखी करने की ज़रूरत नहीं है। इतना तुम सोचो कि मी एनी इल डेस्टिनी में टेक द पार्ट एंड मे द फेयरनेस फुलफिल इट। देखो जी, अब मान लेते हैं कि जो ये भाग्य का जो लेखा है, जो भाग्य डेस्टिनी जो खेल हमारे साथ खेल रही है, मुझे यात्रा पर जो जाना पड़ रहा है वो तो मुझे जाना ही होगा। लेकिन तुम ऐसा सोचो ना कि ये जो डेस्टिनी है वो तो खेल खेल रही है, लेकिन तुम ऐसे एंड मे द फियरेस्ट फुलफिल बट थिंक दैट वी। अगर मान लेते हैं कि तुम ये सोच रही हो, ये रो रही हो, ये आहें भर रही हो, और जो कल्पना कर रही हो कि मुझे कुछ हो जाएगा, या कुछ ऐसा समझो कि डेस्टिनी अगर इस बात को फुलफिल कर दे, यहाँ पे देखिए फुलफिल कर दे, तो तुम्हारा तो हो गया ना काम। अगर मान लेते हैं कि जैसे कोई है, वो कोई सोच रहा है कि यहाँ जाएंगे तो ये मर जाएंगे, धक्का लग जाएगा, ये हो जाएगा, तो यहीं पे पहले ही सोच ले रही है कि ऐसे हो जाएगा। तो वही समझाते हुए जॉन डोन साहब कहते हैं कि देखो, अगर मैं कहीं जा रहा हूँ, तुम इस तरह से सोच रही हो, और डेस्टिनी जो है, जो भाग्य है, तुम्हारी बातों को सुन लिया और सच में ऐसा कर दिया, तब क्या करोगी? इसलिए ज़्यादा सोचो मत, बट थिंक दैट बी, तुम ऐसा सोचो कि आर बट टर्न्ड असाइड टू स्लीप दे हु वन अनदर कीप, अ लिव नर पार्टेड बी।
कि तुम ऐसा सोचो ना कि एक बिछावन है, मैं इस तरफ मुंह करके सोया हूं और तुम उस तरफ मुंह करके सोई हो, एक जगह ही सोए हैं और मेरी यात्रा जो है इतनी तेजी से होगी कि हम लोग दोनों करवट बदलेंगे और एक तरफ हो जाएंगे। क्या मजा आएगा ना, क्या सोच है, क्या कहते हैं, किस तरीके से अपने पत्नी को ये समझा रहे हैं, सोचने वाली बात है। कहते हैं कि बट टर्न असाइड टू स्लीप दे हु वन अनदर कीप, यानी कि तुम ऐसा सोचो कि हम जो है दोनों एक बिछावन पर सोए हैं और मतलब तो अब एक उधर वो मुंह करके सोए हैं, इधर ये मुंह करके सोई है, तो बीच में तो गैप होगा ही ना, तो एक दूसरे को देख नहीं रहे हैं। लेकिन ये कहते हैं कि इतनी मेरी तेजी से यात्रा होगी ना कि मतलब करवट बदलेंगे हम लोग, एक दूसरे से मिल जाएंगे। और लास्ट में ये कहते हैं कि दे हु वन अनदर कीप और लिव नॉर पार्टेड बी, और जो एक दूसरे के हृदय में होते हैं, जो एक दूसरे के दिल में होते हैं ना, हम दिल दे चुके सनम में होते हैं ना, वो कभी अलग नहीं हो सकते हैं और वो कभी अलग होते ही नहीं हैं। तो भैया आपने तो इस पोएम को समझ ही लिया है। थैंक यू, आपने इस वीडियो के माध्यम से इस पोएम का एक्सप्लेनेशन मुझसे सुना और आपको धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझा और निश्चित तौर पे 12th क्लास में आपके अच्छे नंबर आएंगे। बस हम सफ़र हमराज की तरफ बने रहिए मेरे साथ। और एक बात मैं ज़रूर जाते जाते कहना चाहूँगा कि भैया थोड़ा सा अच्छा लगा हो तो इस चैनलवा को जो है ना थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो आपको भी बहुत सारी चीज़ें मिलेगी, आनंद आएगा और ऐसे पोएम बहुत हैं मैं लेकर आऊँगा। मुझे उम्मीद है कि आज बहुत आप खुश होंगे क्योंकि अच्छे तरीके से समझे हैं। अगर कुछ बातें हैं तो कमेंट्स करके आप मुझे बताइएगा, सजेशन भी बता सकते हैं। बहरहाल दीजिए अपने दोस्त मिथिलेश को इजाज़त। नमस्कार।